नमस्कार। जब हम पानी के बारे में सोचते हैं तो क्या ख्याल आता है? एक कोमल सी, शांत सी चीज है ना? लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि यही पानी हमारी दुनिया के नीचे, जमीन के अंदर बड़ी-बड़ी छिपी हुई घाटियां और दुनियाएं बना सकता है? जी हाँ, आज हम सब मिलकर पृथ्वी की सतह के नीचे एक ऐसी ही जबरदस्त यात्रा पर निकलने वाले हैं, ये देखने के लिए कि कैसे पानी चट्टानों को तराश कर एक बिल्कुल ही अलग दुनिया बना देता है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर बहता हुआ पानी इतनी ठोस चट्टान को अंदर ही अंदर से कैसे तराश देता है। ये एक ऐसी कहानी है जो हमारे पैरों के ठीक नीचे बहुत ही धीमी रफ्तार से चल रही है। एक ऐसी प्रक्रिया जो लगभग अदृश्य है, पर उसके नतीजे कमाल के होते हैं। तो चलिए इस रहस्य को सुलझाने के लिए जरा गहराई में उतरते हैं। तो हमारी इस भूमिगत यात्रा का सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम जानेंगे उस अदृश्य शक्ति के बारे में, फिर देखेंगे कि इसके लिए कैसी परिस्थितियां चाहिए। इसके बाद समझेंगे कि ये जमीन के नीचे की दुनिया को कैसे तराशता और सजाता है, और आखिर में देखेंगे कि इन सब से मिलकर एक कार्स्ट परिदृश्य कैसे तैयार होता है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। हमारी कहानी का जो हीरो है ना, वो कोई बड़ी नदी या ग्लेशियर नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी शक्ति है जो सतह के ठीक नीचे छिपकर अपना काम करती है। और वो है भूजल। जी हाँ, प्रकृति का छिपा हुआ मूर्तिकार। एक ऐसा कलाकार जो चुपचाप हजारों सालों तक हमारी नजरों से दूर जमीन के नीचे हमारी दुनिया को आकार देता रहता है। मतलब ये सारी की सारी कलाकारी हमारी आंखों के सामने नहीं, बल्कि जमीन के अंदर होती है। लेकिन देखिए, हर कलाकार की तरह हमारे इस भूमिगत मूर्तिकार को भी काम करने के लिए एक खास वर्कशॉप, एक खास जगह की जरूरत होती है। उसे सही सामान और सही औजार चाहिए। ये प्रक्रिया हर कहीं नहीं हो सकती। तो इस वर्कशॉप में 4 चीजें होनी बहुत जरूरी हैं। पहली, खूब सारी बारिश जिससे पानी मिले। दूसरी, पारगम्य चट्टान, मतलब ऐसी चट्टान जिसमें से पानी अंदर रिस सके। तीसरी, अच्छी भूमिगत निकासी ताकि पानी बहता रहे, रुके नहीं। और चौथी, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है घुलनशील चट्टान, जैसे कि चूना पत्थर या डोलोमाइट। दरअसल चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, और जब ये हल्के एसिड के संपर्क में आता है तो घुल जाता है। अगर ये चट्टान न हो तो कोई नक्काशी हो ही नहीं सकती। तो ये पारगम्य चट्टान क्या होती है? देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो इसका मतलब बस इतना है कि चट्टान में दरारें या छेद हैं जिनसे पानी गुजर सकता है। बिल्कुल एक स्पंज की तरह सोचिए, जो पानी को आसानी से सोख लेता है। अगर ये रास्ते ना हों तो पानी कभी भी चट्टान के अंदर उतनी गहराई तक पहुंच ही नहीं पाएगा जहां उसे अपना काम करना है। अच्छा, तो अब हमारी वर्कशॉप तैयार है। चलिए अब जमीन के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि असली जादू होता कहाँ है। और हाँ, ये जादू सिर्फ पानी के बहने से नहीं होता, इसमें थोड़ी सी केमिस्ट्री भी शामिल है। ये पूरी प्रक्रिया असल में 3 आसान स्टेप्स में होती है। देखिए, सबसे पहले बारिश का पानी हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखता है और एक बहुत ही कमज़ोर एसिड बन जाता है, जिसे कार्बोनिक एसिड कहते हैं। फिर ये एसिड वाला पानी चूना पत्थर की चट्टान में रिसता है, और बस ये एसिड चट्टान को धीरे धीरे घोल देता है और उसे अपने साथ बहा ले जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पानी में चीनी घुल जाती है। और वक्त के साथ यही छोटी सी रासायनिक क्रिया बहुत बड़ी बड़ी आकृतियां बना देती है। और यही तो असली बात है। ये कोई 1-2 दिन का काम नहीं है। हजारों लाखों सालों तक बूंद दर बूंद ये केमिकल रिएक्शन चट्टान को हटाता रहता है और जमीन के नीचे बड़ी बड़ी खाली जगहें बनने लगती हैं। यहीं से भूमिगत दुनिया का आकार लेना शुरू होता है। इस कटाव या क्षरण से बनने वाली 2 सबसे मशहूर चीजें हैं सिंकहोल और गुफाएं। सिंकहोल, जिन्हें डोलिन भी कहते हैं, वो गड्ढे हैं जो तब बनते हैं जब किसी भूमिगत गुफा की छत धंस जाती है। और गुफाएं, खैर गुफाएं तो वो बड़ी बड़ी खाली जगह हैं जो चट्टान के घुल जाने के बाद पीछे रह जाती हैं। तो हमारे मूर्तिकार ने चट्टान को हटाकर एक खाली कैनवस तो बना दिया। अब बारी है सजावट की। तो चलिए गुफाओं में और अंदर चलते हैं, ये देखने के लिए कि प्रकृति इन अंधेरी जगहों को अपनी कला से कैसे भरती है। ये बात बिल्कुल सही है। देखिए, अब तक हमने जो क्षरण की प्रक्रिया देखी वो चट्टान को हटाने के बारे में थी, लेकिन अब जो प्रक्रिया है जिसे निक्षेपण कहते हैं, वो नई चीजें बनाने के बारे में है। और ये होता है खनिज से भरी पानी की एक एक बूंद से, बड़े धैर्य के साथ।
और इस सजावट में सबसे मशहूर हैं स्टैलेक्टाइट्स और स्टैलेग्माइट्स। अब इन्हें याद रखने का एक मज़ेदार तरीका बताता हूँ। स्टैलेक्टाइट्स, इसमें अंग्रेजी का शब्द टाइट आता है, यानी ये छत से टाइट होकर लटकते हैं। और स्टैलेग्माइट्स, इसमें माइट आता है, यानी ये ज़मीन से ऊपर उठते हैं और माइट यानी शायद छत तक पहुँच जाएं। दोनों बनते एक ही तरीके से हैं। जब पानी टपकता है तो वो अपने पीछे कैल्साइट नाम का खनिज छोड़ जाता है, जो धीरे धीरे जमता रहता है। और फिर कभी-कभी हजारों सालों के इंतजार के बाद ऊपर से बढ़ता हुआ स्टैलेक्टाइट और नीचे से बढ़ता हुआ स्टैलेग्माइट आपस में मिल जाते हैं। और जब ये एक हो जाते हैं तो गुफा के अंदर बड़े-बड़े शानदार स्तंभ या पिलर बन जाते हैं। चलिए तो अब गुफाओं से निकलकर वापस सतह पर आते हैं, ताकि हम देख सके कि जमीन के नीचे हुई इस पूरी तोड़-फोड़ और सजावट का नतीजा क्या निकलता है। ये सब मिलकर एक बहुत ही खास किस्म का लैंडस्केप यानी परिदृश्य बनाते हैं। इस पूरे परिदृश्य के लिए जो औपचारिक शब्द है वो है कार्स्ट स्थलाकृति या कास्ट टोपोग्राफी। ये शब्द उन सभी चीज़ों को एक साथ जोड़ता है जिनकी हमने अभी अभी बात की है: सिंकहोल, गुफाएं, भूमिगत नदियाँ। दुनिया में कई जगहों पर ऐसे कमाल के लैंडस्केप्स मिलते हैं, जैसे स्लोवेनिया का कार्स्ट पठार, जहाँ से इस शब्द को इसका नाम मिला, या फिर वियतनाम की हालोंग बे। तो जब किसी पूरी तरह से विकसित कास्ट परिदृश्य को ऊपर से देखा जाए तो कुछ खास चीजें नजर आती हैं। जमीन ऊबड़-खाबड़ और गड्ढों से भरी होती है। नदियां बहते-बहते अचानक जमीन के अंदर गायब हो जाती हैं और सतह पर बहुत कम या कोई नदी दिखती ही नहीं, क्योंकि सारा पानी नीचे बह रहा होता है। मतलब पूरी सतह के नीचे गुफाओं का एक बहुत बड़ा जाल बिछा होता है। और यही सबसे ज़रूरी बात है, जो कुछ हम सतह पर देखते हैं उसे अक्सर वो ताकतें आकार देती हैं जिन्हें हम देख भी नहीं सकते। ये हमें याद दिलाता है कि हमारी पृथ्वी एक बदलती हुई जगह है, और कुछ सबसे असरदार प्रक्रियाएं हमारी नज़रों से दूर चुपचाप हमारे पैरों के नीचे चल रही होती हैं। तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि आखिर और कौन-कौन सी छिपी हुई दुनियाएं हैं जो हमारे पैरों के ठीक नीचे खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं।